बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अब खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। कप्तान ने भी अडियाला जेल में बैठकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक जानिब तो आज इमरान खान साहब के वकला इमरान खान साहब से अटक जेल में मिले और इमरान खान साहब की हालत ज़ार और इमरान खान साहब को कोई अच्छे हालात में नहीं रखा गया। मैं उस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन चीज़ों से क्या कप्तान को फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो कप्तान ने क्या किया है? कप्तान ने अडियाला जेल से ही काजी फाइज ईसा को एक पैगाम भेजा है। सबकी दौड़ें लग गई हैं इस पैगाम के बाद, और इस सब के अंदर कप्तान और काजी, ये मामला कहां पर जाकर रुकेगा और चीफ साहब क्या करेंगे? चीफ जस्टिस हैं एक जानिब, जाहिर बात है और भी चीफ हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अगला वजीर आजम कौन होगा? इस हवाले से आमिद मीर साहब ने भी लंका ढाई है, उस पर भी बात करते हैं। बीबीसी के एंकर हैं, उन्होंने अनवारुल हक काकड़ साहब की हवाले से उनकी बड़ा अनवारुल हक काकड़ साहब कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, बड़ी चीज़ें। अनवारुल हक काकड़ साहब इमरान खान पीटीआई के तो एक्सपर्ट हैं और रियासत का इमरान खान से मुकाबला है, रियासत बा मुकाबला इमरान खान है, ये बात भी उन्होंने कह दी हुई है। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अनवारुल हक काकड़ साहब की बोलती कैसे बंद हुई, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। अच्छा, इस सब में कुछ डिटेल्स हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते के मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। अदालत की जानिब से जारी की जाने वाली कॉज लिस्ट के मुताबिक पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में रखने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जुमेरात को होगी। दरखास्त की समाअत जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसरत हिलाली इस बेंच का हिस्सा होंगी। 3 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की फुल कोर्ट समाअत होगी। फ्यूल प्राइस एंड टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ 1000 से ज्यादा दरखास्तों पर समाअत 2 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। तो जो आइंदा आने वाला एक हफ्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि उसमें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की 3 रुकनी जो उसके खिलाफ फुल कोर्ट जो है समाअत, जो कि ऑलरेडी चल रही थी, और इसके साथ ही साथ चौधरी परवेज इलाही को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक बिलाखिर पहुंच ही गया है। और जारी बात है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और देखते हैं कि काजी साहब की अदालत जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए क्या स्टैंड लेती है। एक बहुत बड़ा इम्तिहान। कप्तान वाली बात पर आते हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आप ये देखें कि अनवारुल हक काकड़ साहब को सारे एक नॉर्मल वजीर आजम जो मुंतखब होकर आता है ना आवाम की ताकत से, उस वजीर आजम वाले सारे शौक पूरे करने का कोई ऐसा इन्हें शौक चढ़ा है। शुक्र है वापस आ चुके हैं और जहाज़ हाथ लगा था, यूएनजीए में जाना था न्यूयॉर्क, उधर से वापसी में फिर सारे काम ख़त्म करके आए हैं काकड़ साहब। इंटरव्यूज़ भी देने का बड़ा शौक है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का भी बहुत शौक है। मुंतखब नुमाइंदे करते अच्छे भी लगते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ जिस काम के लिए आए हैं खिदमत करें। आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, मनसब दिया है। ऑल्दो आप ये देखें कि एक और चीज़ हुई है और इलेक्शन कमीशन से भी रुजू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो ऑलरेडी एक दरखास्त आई है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को फारग किया जाए। इसके साथ फवाद हसन, फवाद, अहद चीमा, तौकीर शाह साहब को भी फारग किया जाए, वो तो बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त चली गई है। अनवारुल हक काकड़ साहब की कैबिनेट जो है वो जिस तरह की और जिस तरह की काकड़ साहब की स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जाहिर बात है कि इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेगा या नहीं ये बहुत से लोगों को पहले से ही पता है। लेकिन चलें, दरखास्त तो गई ना, तारीख में ये तो रहेगा कि दरखास्त एक पेंडिंग थी और ये चीज़ें थी। अब एंकर ने सवाल पूछा कि बलूचिस्तान का बड़ा मसला वहाँ के शहरियों को गायब करना है, और जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर अब तो सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि बाकी कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो है वो हो रही है। तो निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने कहा कि इंडियन कश्मीर में 8000 लोग जो हैं वो गायब हैं, यानी मकबूजा वादी, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, और ये हमारा मौक़िफ़ भी है, बिल्कुल वहाँ पर गायब हैं भी सही। लेकिन इसमें जो एंकर है उसने एक ही लम्हे में काकड़ साहब जो है उन्हें चुप करवाया और कहा कि इंडिया के पीएम से बात करता तो मैं कश्मीर की बात करता, पाकिस्तान के पीएम से मुखातिब हूं तो मैं अब आपके मुल्क के हवाले से बात करूंगा। लेकिन काकड़ साहब के लिए क्या? काकड़ साहब तो कह सकते हैं, काकड़ साहब ने तो कहा है कि पाकिस्तान में सहाफत भी आज़ाद है। पाकिस्तान में तो सहाफत इतनी अच्छी उन्होंने बता दी, मतलब इनकी बातें सुने तो ऐसा लगता है रूल ऑफ लॉ में तो बाकी दुनिया पीछे है, बाकी दुनिया तो पाकिस्तान से सीखे कि रूल ऑफ लॉ क्या है। लेकिन अवाम को भी पता है, हमें भी पता है, आलमी बिरादरी को भी पता है, इस तरह से नहीं होता जिस तरह से ये मुल्क चला
चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं हामिद मीर साहब को सुन रहा था और कामरान खान साहब, ज़ाहिर बात है आपको पता है कि वाक़फ़े हाल हैं ताकतवरों के भी और दीगर भी। तो कामरान खान साहब से महवे गुफ्तगू थे हामिद मीर साहब, तो उसमें बड़ी दिलचस्प इनकी गुफ्तगू चल रही थी। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब अभी भी डटे हुए हैं कि उन्होंने एक साबिक आर्मी चीफ, एक साबिक DG ISI, कुछ साबिक चीफ जस्टिस और आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस हैं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस, इनकमिंग चीफ जस्टिस, इन्हें निशाना बनाना है और इन्हें निशाने इबरत बनाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब, और इन्हें एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। अब इसमें जो इन्होंने बात की है, जो ये डिस्कस कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत से लोगों को अभी भी तहरीरी तौर पर लिख कर देने के लिए तैयार हैं, लिख के कह रहे हैं कि मुझसे लिखवा लें, दस्तखत करवा लें, अंगूठे लगवा लें कि मैं ही पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म हूँ, चौथी मरतबा मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूंगा। और इस वक्त काकड़ फार्मूला की भी बात आ रही है, वजारत कानून की तरफ से समरी की भी बात आ रही है, ये भी आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत तो नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें हिफाजती तहवील में लिया जाए, एयरपोर्ट से उनका चेकअप किया जाए, फिर उनसे जलसा करवाया जाए, फिर उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जाए, सुबह अदालत पेश कर दिया जाए बाइज्जत तरीके से। जाहिर बात है कि रियासत जो है उससे नवाज शरीफ साहब का फड्डा नहीं रहा। जैसे इमरान खान बामुकाबला रियासत है, काकड़ साहब ने बात की थी कुछ घंटे पहले जो इंटरव्यू पब्लिश हुआ, तो नवाज शरीफ साहब बामुकाबला रियासत भी किसी दौर में थे, अब नहीं है। लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी कहते थे कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है और वो कहते थे मुझसे लिखवा लो, और इमरान खान साहब भी लिख के दे रहे थे तो इमरान खान साहब भी बन गए। तो अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब फिर खुद नहीं बन रहे। मतलब इन्होंने जो एक कंक्लूड किया और जो ये बताना चाह रहे थे, जो ये समझाना चाह रहे थे, वो ये था कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से हामिद मीर साहब का आपको पता है मौक़िफ़, लेकिन चलें वो तो वही रहेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ये बात जो है ये कर रहे थे कि अगर वो वापस आते हैं और उनके लिए हालात साजगार होते हैं तो ये नवाज शरीफ का अपना कोई कमाल नहीं, बल्कि ताकतवर हल्के जो हैं। और इसमें ज़ाहिर बात है ये चीज़ भी बड़ी वाज़ेह है, नवाज शरीफ साहब साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं वापस आके इक़्तिदार में आके इन सब को मैं टंग देंगा इन्होंने। मियाँ साहब तो इस बात पर अड़े हुए हैं। सो लेट्स सी कि इस वक्त निज़ाम जो है क्या वो मियाँ साहब जो हैं उनके आगे लेटता है, या निज़ाम जो है वो अपनी जो एक होती है ना वक़्त और अपने जो एक लोगों का एतमाद होता है निज़ाम पर से, वो कहाँ पर जाकर रुकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नईम पंजोता साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और इमरान खान साहब से उनकी मीटिंग हुई और बाकी लॉयर्स भी थे। इन्होंने पहले तो कहा कि हमें साथ इवन हमारे पास कागज़ पेंसिल और फाइलें थीं जिन पर साइन करवाने थे, वो भी इस तरह से हमारी तलाशियाँ ली गई। हमने 2-3 मकामात पर पूछा इमरान खान साहब से मिलवाने से पहले कि हम कोई दहशतगर्द हैं। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बताया कि देखिए उन्हें वहाँ पे भी कोई मसला नहीं था। जो आपकी अटक जेल है, उन्होंने वहाँ पे भी खान साहब ने इन पे कह दिया था मैं इधर भी कंफर्टेबल हो गया हूँ, और इधर भी इमरान खान साहब को एक छोटे से सेल में रखा गया है। और जो एक बेसिक चीज़ है वो कहीं कूलर, इमरान खान साहब ने कहा मौसम वैसे ही ठीक है, मुझे कूलर की ज़रूरत ही नहीं, मुझे फैसिलिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो राइट है, देखिए अब राइट की बात आ जाती है ना, इमरान खान साहब को कमरे से निकलने भी नहीं दिया जा रहा। इमरान खान साहब को एक कमरे में कैद करके जो टहलने का एक चांस आपको मिलता है प्रिजन के अंदर, वो इमरान खान साहब को फैसिलिटी नहीं दी जा रही। और इमरान खान साहब एक आपको पता है कि एथलीट आदमी है, एक इंतहाई फिजिकली फिट आदमी है। उन्होंने तो अटक जेल में भी कहा कि अदालत से दरख्वास्त करें कि मुझे कोई मेरे सेल के अंदर ही वर्जिश के लिए कुछ ना कुछ दे दिया जाए। तो इमरान खान साहब ने कुछ किताबें भी मंगवाई। इमरान खान साहब ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुतुब जो हैं वो भी मंगवाई। और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब को कोई ज़्यादा अच्छे हालात में नहीं रखा गया, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, वैसे जो बुक्स हैं ये वैसे आप पढ़िएगा, क्योंकि एक तो बुक है मार्टिन लिंक्स की, मोहम्मद हिज लाइफ बेस्ड ऑन अर्लीस्ट सोर्सेज, और दूसरी किताब जो खान साहब ने मंगवाई है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की किताब है। ये दोनों किताबें पढ़ने वाली हैं वैसे, और ये मैंने कहा चले वैसे भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जरा आते हैं इमरान खान साहब के मास्टर स्ट्रोक के ऊपर कि इमरान खान साहब ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला है, और ये मास्टर स्ट्रोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करने वाली GIT की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए हकीकी जिम्मेदारों को बचाने की इसे कोशिश करार दे दी। मैंने आपको पहले बताया था
کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے کہ 2000 صفحات کا چالان ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف تیار کیا گیا۔ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسے مزید ایڈ اپ کیا گیا، 3000 صفحات کا چالان عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعات کا GIT نے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 9 مئی واقعات کا تحریک انصاف خصوصاً چیئرمین سے کوئی تعلق نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری کے بعد سپریم کورٹ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ ان کی گرفتاری کو سپریم کورٹ نے مکمل طور پر غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا۔ من گھڑت رپورٹ 9 مئی واقعات کے حقیقی ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ آزادانہ تحقیقات تک جعلی GITs رپورٹس کی کوئی حیثیت نہیں۔ GIT کی من گھڑت رپورٹ کے خلاف بھرپور چارہ جوئی کریں گے۔ قانونی محاذ پر حقیقی ذمہ داروں کے تعین کے لیے قانونی، آئینی اور سیاسی راستہ اختیار بھی کریں گے۔ اچھا، ایک جانب تو یہ ہے، وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کور کمیٹی کے لیے کچھ میسیجز بھیجے، اور اب کور کمیٹی نے آج کا اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے، اور کور کمیٹی کے تمام تر چیزوں کے اوپر توثیق جو ان کی ہوتی ہے، جو ان پہ ٹھپا لگتا ہے، وہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب لگاتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ کپتان کا اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر ماسٹر سٹروک۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس مورخہ 29 ستمبر 2023۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے 90 روز کی آئینی مدت میں عام انتخابات کے انعقاد کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ کور کمیٹی کہہ رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کریں۔ پاکستان تحریک انصاف اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن 90 روز کی آئینی مدت میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر چکی ہیں۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز کی مدت میں انتخابات کا انعقاد بنیادی دستوری تقاضا ہے۔ دستور پر اس کی مرضی اور منشا پر عمل درآمد یقینی بنانا سپریم کورٹ آف پاکستان کے کلیدی فرائض میں شامل ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس ایک رائٹ ایک الگ چیز ہے، فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض وہ ہوتا ہے جس کی تکمیل اگر نہ کریں تو آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، اور کہا ہے کہ دستور پر اس کی مرضی اور منشا پر عمل درآمد یقینی بنانا سپریم کورٹ آف پاکستان کے کلیدی فرائض میں شامل ہے۔ دستور کو نیچا دکھانے کی روایت ریاست کے وجود اور استحکام کے لیے نہایت تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ عدالت عظمیٰ کو اس کی بیک کنی کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ نگران وزیر اعظم کی جانب سے سرکاری وسائل پر دنیا کی سیر نہایت قابل مذمت ہے۔ پاکستان کو سنگین معاشی مشکلات اور وسائل کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ نگران حکومت کے ذمے محض روزمرہ کے امور سر انجام دینا ہے اور آزادانہ انتخابات منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انعقاد میں الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ صاف شفاف انتخابات کے ذریعے ملک کے لیے نہایت تباہ کن سیاسی عدم استحکام سے نجات کے بجائے نگران وزیر اعظم بیرونی یاترا اور احمقانہ بیان بازی سے صورتحال کی سنگینی بڑھا رہے ہیں۔ ایک جانب تو دیکھیں کیا کہا ہے کہ بیرونی یاترا اور احمقانہ بیان بازی، اور بالکل یہ پتہ نہیں کیا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اپنے آئینی مینڈیٹ سے تجاوز کرتے ہوئے، دنیا گھومتے اور قومی وسائل ضائع کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کو بے حسی کا مظاہرہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قوم کو بتایا جائے کہ وزیر اعظم کے سیر و تفریح کے شوق پر قومی خزانے سے کتنے اخراجات کیے گئے ہیں۔ اچھا، ایک جانب تو یہ بات ہے، لیکن جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ایک بہت بڑا مدعا رکھ دیا ہے، اور قاضی صاحب کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ کپتان بنام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ درخواستیں آپ کے پاس پڑی ہیں، آپ کا فرض ہے، دس از یور ڈیوٹی، اپنا فرض پورا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔